इस समय पोल्यूशन लेवल यमुना जी का है, इट इज 500 times हायर देन व्हाट इज परमिटेड. सो दे हैव कन्वर्टेड ए रिवर इनटू अ sewer. अभी पिछले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है जी, उसकी मेजरमेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हुई 1899. जो सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो 500 पे रुक जाते हैं. जब इनकी सरकार पंजाब में सत्ता में नहीं थी तो ये कहते हैं पंजाब में पराली जलाई जाती है. अब इनकी सरकार वहां पे है तो कहते हैं यहाँ नहीं, हवा दूसरी तरीके से आ रही है. आप इनको कोई काम दीजिए, उसमें बहाने बनाएंगे. इन्होंने उनको बसेस में भर के दिल्ली के बॉर्डर में जाके जी, वो चित्र तो सभी ने देखे. ये चित्र देखे, इतने इनह्यूमन है. एक तरफ आप आम आदमी की बात करते हो और आपने इनह्यूमन उन लोगों को राउंड अप करके नमस्कार, सत श्री अकाल. सभी को अपनी दिल्ली अपनी बात, उसमें हम यहाँ पर सभी का स्वागत करते हैं. और आज के इस पॉडकास्ट में हमने निमंत्रित किया है भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री सम्माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी साहब को. वैसे पुरी साहब के बारे में मैंने दिल्ली वासियों को कोई विशेष और विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है. एवरीबडी नोज अबाउट हरदीप सिंह पुरी जी, ए करियर डिप्लोमैट and now a politician, but apart from that a man of many parts. He is a prolific writer. हमने देखा है कि समाचार पत्रों में उनके कॉलम्स प्रकाशित होते हैं. बतौर डिप्लोमैट उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कई देशों की राजधानियों में राजदूत के रूप में किया है. हमारे कुल मिलाकर विदेश संबंधों के अच्छे जानकार. मोदी सरकार के अंदर विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व उन्होंने संभाला है. वर्तमान में यद्यपि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, दिल्ली वासी जानते हैं कि एक नगर विकास मंत्री के रूप में, नगरीय मामलों के मंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली की जनता की बहुत सेवा की है और यहाँ के जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की है. पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने समय निकाला और इस छोटे से प्रयास में योगदान दिया. थैंक यू वेरी मच. मैं हरदीप जी आपको ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार वर्तमान में जो है हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करती है. एंड पिकअप एनी न्यूज़पेपर एंड दे आर देयर. एडवर्टीजमेंट्स भी बेतहाशा पद्धति से वो प्रचार में लगे रहते हैं. मगर दिल्ली की जनता जिस खुशहाली का अनुभव उन्होंने करना चाहिए वो तो नहीं कर रही. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग अनार्किस्ट हैं, अराजक फैलाने वाले लोग हैं. आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ दैट यू हैव मी ऑन दिस प्रोग्राम. आपने कहा दिल्ली की सरकार, थोड़ी सी मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में इस समय है वो भी यही कर रहे हैं. जी. अगर आप दिल्ली में भी दिल्ली के नागरिक हैं और आप कोई टेलीविज़न चैनल ऑन करते हैं तो सरदार भगवंत सिंह मान के जो वो काम कर रहे हैं वहाँ उस पर बहुत एडवर्टिजमेंट देश भर में दिखाए जाते हैं. आपने जो भी कहा मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये जोड़ना चाहूँगा कि I was born and brought up in Delhi. Yeah. I missed out on that. I'm a citizen of Delhi before I became a lecturer or a civil servant or now a politician. No, thanks for rectifying. Thank you very much. आपने जो सवाल पूछा, you use the word anarchy. आज से कुछ 10 साल पहले, 10 साल से ज़्यादा पहले, 2014 में मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जो हमने कलेक्ट करके एक किताब में भी छपे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू द टाइटल्स ऑफ दोज 3 आर्टिकल्स. प्लीज सर. पहला वाला जो आर्टिकल है, जहाँ तक मुझे याद है, जनवरी 2014 में प्रिंट हुआ था. और इनकी सरकार आने से भी पहले मेरे ख्याल से. Ops mob rule, is it a wake-up call for Indians? The second one, disenchantment almost complete. And the third one was lunacy, no room for doubt. Right. तो ये 10 साल पहले मैं समझता हूँ I was able to
आई वॉज एबल टू एनालाइज देयर बिहेवियर और जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे। जी। और अगले कई सालों में देखिए इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये आपको याद होगा अन्ना हजारे जी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन बिल्कुल शुरू किया था। 2012 की बात 2012 की बात है। तो उसमें मंच में केजरीवाल जी भी बैठा करते थे, कुछ अच्छे लोग भी जुड़े उस आंदोलन में। उस समय केजरीवाल जी से ये पूछा चाहता था कि आप क्या एक राजनीतिक यात्रा पे शुरू हो रहे हैं, आप कोई राजनीतिक दल बनाना चाह रहे हैं? तो वे सबकी कसम खा के कहते हैं मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ। और उनकी जो पॉलिटिकल सिंबोलॉजी थी वही थी, टोपी, झाड़ू, मफलर पहन के, वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठ के, और आम आदमी के ये थे। तो ये लाल बत्ती की जो सिस्टम है गवर्नेंस का, उसके मैं खिलाफ हूँ, मैं तो झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में रहूँगा, उनकी प्रगति के लिए काम करूँगा, एट्सेट्रा। पर 2-3 ऐसी इंसिडेंट्स नहीं कहूँगा, दे वर प्री मेडिटेटेड। आपको याद है दिल्ली में 36 घंटे की एक हड़ताल नहीं कह सकते, इट्स मोर देन दैट। दिल्ली वॉज हेल्ड टू रैंसम फॉर 36 आवर्स। इन्होंने रेल भवन और बाकी जगह के बाद में एक बहुत बड़ी एक स्ट्राइक की। पर नॉर्मली कभी स्ट्राइक होती है या कोई पीपल्स मूवमेंट होती है तो सरकार उसको रिएक्ट, पर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वॉज लीडिंग दी थी। इसके बारे आपको क्यों मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आपने क्या एनार्किस्ट बिहेवियर है उनका। दूसरा आपको याद होगा कि मुंबई में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लेड बाय श्री अरविंद केजरीवाल जी, they ransacked one railway station. They traveled by the suburban trains, ransacked the railway station, etc. I know it very much. और एक और मेरे को जो इंसिडेंट याद आ रहा है, इनके एक मंत्री थे उस समय, सोमनाथ भारती। उन्होंने रात के 11-12 बजे एक विजिलेंटी टाइप रेड की किसी पे, कोई एक फॉरेन स्टूडेंट इन्वॉल्व था। दूसरा, जब ये सत्ता में वेल एस्टैब्लिश थे, इन्होंने अपने एक सचिव, इनकी कार्यालय में जो सचिव थे, मिडनाइट को उसका ऑफिस रेड किया और वहां से फाइलें उठा के ले गए। तो मैं समझता हूं पॉलिटिक्स से, इवन इफ समबडी हैज अ नॉडिंग एक्वेंटेंस, जो गवर्नेंस के बारे में कुछ समझते हो, ऐसा बिहेवियर ये एनार्किस्ट है। बिल्कुल। और मैंने तो अपने आर्टिकल्स में लिखा था उस समय, और आज मेरे को, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, they believe in using mob rule as an instrument of governance. इन्होंने, इनका सारा जो अप्रोच है, it is based on false premises, और इनका बिहेवियर और जो कहते हैं और जो करते हैं बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको 2 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। They have converted the river. इस समय पोल्यूशन लेवल यमुना जी का है, it is 500 times higher than what is permitted. So they have converted a river into a sewer. Correct. Number 1. बातें तो बहुत करते हैं कि यमुना में जाकर नहाएंगे, बातें करते हैं, पर वास्तविकता ये है, हकीकत ये है। दूसरा, अभी पिछले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है उसकी मेजरमेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हुई 1899। जो सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो 500 पे रुक जाते हैं, और हम सोचते थे कि 500 हुआ मतलब इट्स बैड इनफ। करेक्ट। तो जब इनकी सरकार पंजाब में सत्ता में नहीं थी तो ये कहते हैं पंजाब में पराली जलाई जाती है। अब इनकी सरकार वहाँ पे है तो कहते हैं यहाँ नहीं, हवा दूसरी तरीके से आ रही है। आप इनको कोई काम दीजिए, उसमें बहाने बनाएंगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के अलावा मैं समझता हूँ किसी भी शहर के लिए, दिल्ली तो एक वन सिटी, इट्स अ कैपिटल ऑफ द कंट्री, बट अदरवाइज ऑल्सो इन एनी प्लेस एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं मैं समझता हूँ वहाँ पे किसी भी कंट्री की आप प्रोग्रेस को मेजर करना चाहे, नापना चाहें, तो एजुकेशन एंड हेल्थ आर केसेस इन पॉइंट। जब ये आए हमने इनसे सुना कि हम वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे, बड़े अस्पताल बनाएंगे। नॉर्मल टाइम्स में ऐसा झूठ जो है इसको पकड़ने में समय लगता है, पर जब हमें महामारी का
सामना करना पड़ा कोविड-19 के समय। कोविड-19 के समय। उस समय ये मोहल्ला क्लिनिक्स जो है विच वर हेडेड बाय नॉट डॉक्टर्स बट कंपाउंडर्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट कंपाउंडर, Correct. बट जो वर्ल्ड क्लास बताए गए, मेड इन काउ शेड्स एंड ब्रेकिंग बिल्डिंग्स, दे कोलैप्स्ड। तो उस समय केजरीवाल जी का जो एटीट्यूड था वो कहाँ था? इनका जो काम करने का स्टाइल है, इन्होंने कहा जी बहुत हमारे कोविड की कारण समस्याओं चैलेंजेस फेस करने, इन्होंने जो ऑक्सीजन ऑर्डर की दिल्ली में, इट वाज 4 times और 5 times द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच वाज रिक्वायर्ड। अब दिल्ली की अगर जनसंख्या देखें 2 करोड़ से अधिक होगी। जी। आप इसको कंपेयर करिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ होगी और इन्होंने ऑक्सीजन जो मंगवाई उत्तर प्रदेश से भी कई गुना ज्यादा। क्या तो बात है। अभी पहले बात कर रहे थे पोल्यूशन इनफैक्ट मैं आपको पूछने ही वाला था कि एक नगरीय विकास मंत्री या नगरीय मामलों के मंत्री के नाते विभिन्न विषयों के साथ आपका संबंध आया होगा और इनका कैसे मतलब किस पद्धति से ये जनता को ठगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते एक करते एक, इसके कुछ उदाहरण कुछ आपके। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूं। जी जी 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो बहुत थिंकिंग के बाद जून 2015 में केंद्र सरकार की योजनाओं कुछ स्कीम्स की शुरुआत हुई। मैं एक स्कीम बताता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना। सही। तो ये सिर्फ हमारा दिल्ली का एक्सपीरियंस नहीं, कई और जगह का भी एक्सपीरियंस है जहां पे राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज की सरकार जो सीरियस थी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की इम्प्लीमेंटेशन की और शानदार रिजल्ट्स आए, शानदार रिजल्ट्स आए। भाई साहब अरविंद केजरीवाल को मैं 2017 के बाद रिक्वेस्ट करता रह गया कि आप इस योजना को दिल्ली में लागू करिए। उन्होंने 4 वर्टिकल्स हैं उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही वर्टिकल लागू किया जिसमें सरकार जो राज्य सरकार की होती है उसका कोई लेना देना नहीं था। वो जो बैंक्स पैसा देते हैं लोन इंडिविजुअल प्राइवेट सिटीजन्स को, वो उन्होंने लागू किया, वो किया ही नहीं। विनय जी, एक और जो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ तो मैं डील कर रहा था जी, आप ही के मंत्रालय, मेरी मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई थी, उसका क्या शानदार डेवलपमेंट हुआ। जून 2015 से लेके जब तक मोदी जी की सेकंड टर्म खत्म हुई, उस समय 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मिला के आवास सैंक्शन हुए। उसमें 70-80% वो हैंडओवर भी किया लाभार्थियों को। उसके बाद कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 3 करोड़ और करें, पर दिल्ली में स्कीम लागू ही नहीं है। आयुष्मान भारत योजना देखिए, जिसके तहत हर एक परिवार जो क्वालिफाई करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लाइन में, एक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा है जिसमें वो अपनी जांच करवा सकते हैं, मेडिसिन, अगर कोई ऑपरेशन कराना हो या पोस्ट ऑपरेशन केयर, वो भी दिल्ली में इन्होंने लागू नहीं की। देश भर में एक कार्ड मिलेगा कि आप अगर आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं तो मान लो आप केरल में रहते हो, आप जाएं उड़ीसा में, यू कैन गो एंड गेट ट्रीटेड इन उड़ीसा। ये दिल्ली एक शहर है। मैं समझना चाहता हूं हरदीप जी, इनके इस व्यवहार के संदर्भ में मैंने सुना है और मैंने देखा भी था। उत्तर प्रदेश के एक इलाके में गया था तो वहाँ से एक बहुत बड़े नेता, फिर बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, तो वो ये कहते थे कि अगर हम विकास करेंगे तो ये लोग हमें वोट क्यों देंगे, मगर विकास करना ही नहीं, लोगों का ये पिछड़ापन को समाप्त करना ही नहीं, ये एक नीति थी। एक दृष्टि से मैं कहूँगा कि एक अनार्किस्ट नीति है ये। अनार्किस्ट नीति। क्या आपको यही नीति यहाँ पर ध्यान में आ रही है? स्कॉर्च्ड अर्थ। मुझे लगता है कि ये जो झूठ है और जो इनकी लैक ऑफ डेवलपमेंट, आपको आप एग्जाम्पल्स मांग रहे थे, दिल्ली में आज मैं कहूँगा नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन मेट्रो जो हमारी चलती है। बियॉन्ड डाउट। ये मोदी जी के समय नहीं, ये वाजपेयी जी के समय शुरू हुई थी 2002 में। मैं जानता हूँ। इस मेट्रो सिस्टम में आज के दिन जो पीक ट्रैफिक है, कोई 70 लाख ट्रैवलर्स इन अ डे, 70 लाख। अब मान लीजिए अगर वो 70 लाख को मेट्रो से नहीं आना पड़ता, दैट वुड हैव बीन हाउ मेनी 50 लाख मोर कार्स अप्लाइंग ऑन द रोड्स, दैट काइंड ऑफ प्रेशर। तो दिल्ली मेट्रो इज अ 50-50
गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी हमें मेट्रो के कोई एक्सपेंशन करनी होती थी, जब भी हमें RRTS बनाना होता, इनका जो 50% इनका शेयर है उसकी मंजूरी लेने में ये हमारा नाक में दम कर देते रहे। मतलब बाकी राज्यों से मंजूरी अगर महीने भर में आती होगी तो नहीं, यहाँ कि से आती 6 महीने नहीं, 6 महीने कभी कभी तो आती नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन। जब दिल्ली के नागरिकों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जी। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मतलब ये इनकी कार्यक्षमता है, ये इनका करेंगे सुशासन नहीं है। और उसके बाद क्रेडिट लेंगे। देखिए जी, कितनी बढ़िया हमने जी, कर जी, दी। जी। RRTS जो है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, RRTS, ये आप ये मान के चलिए कि ये मेट्रो से एक थोड़ी सी स्टेप्स आगे है, कदम आगे है। जो यहाँ से मेरठ के, यहाँ से मेरठ जो मतलब थोड़ी लॉन्गर डिस्टेंस में, हम लोग बीच में भी रुकेगी लॉन्गर। मेट्रो फेज 3, 4 में इन्होंने देरी की। RRTS की तो हमें अप्रूवल दे ही नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया कि आपको, मैंने तो ये धमकी दी कि अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट योजना है, हम अपने आप चलेंगे, आप नहीं भी पार्टिसिपेट करें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब इन्होंने अपना शेयर दिया। मुझे एक बारी मिलने आए तो कह रहे, हरदीप जी आप ये प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना चाहते हो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आप दिल्ली में जो हमारे JJ कॉलोनीज हैं, आप ऐसे क्यों नहीं करते? सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, ये तो ट्रांसफरेबल जॉब्स हो, इनके घर के साथ जो सर्वेंट क्वार्टर बने हो ना, वो 10 की जगह 100 कर दो। तो मैंने कहा मेरे भाई, मैं तो चाहता हूँ इन सबको प्रॉपर प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास मिले। इनको आप सर्वेंट क्वार्टर एक रूम में क्यों लगाना चाहते हो? मैं तो इनको बड़ा करना चाहता हूँ। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इट इज ईदर एनार्किस्ट और बॉर्डरिंग ऑन एनार्की इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब कोई अपना ठोस ना समाधान है उनके पास, न कोई सोच है, न कोई नीति है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, जब कभी भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है, जैसे मेट्रो का, तो जब ये मेट्रो पे बातचीत हो रही थी तो मैंने पूछा केजरीवाल जी को, मैंने पार्लियामेंट में भी ये कहा, मैंने केजरीवाल जी आप ये तय कर लीजिए, जो दिल्ली का रोड ट्रांसपोर्ट है, जो DTC है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसकी 11,000 बसेस की सैंक्शन है, उसमें से 3,000 चलती हैं, क्योंकि जो बस खराब हो जाती है तो आप एक और बस को कैनिबलाइज करके, तो आप ये तय कर लीजिए आपको दिल्ली मेट्रो को दिल्ली बसेस के जैसे बनाना है या दिल्ली बसेस को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कर। तो ये अगर इनके पास होता तो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल बैठ गया होता। वैसे ट्रांसपोर्ट का विषय निकला ही है पुरी साहब, हमें ये बताइए, एक ज़माने में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की जो बसें हैं वो भी बहुत तरीके से चलती थी और लोगों को, उस समय मेट्रो भी थी नहीं, तो एक बड़ा सहारा था लोगों को। आज DTC की हालत बहुत खस्ता है, ऐसा हम सुनते हैं। बसेस की हालत खस्ता है। बसेस 11,000 की सैंक्शन है तो 8,000 कम बसेस चल रही हैं। तो मतलब जिस तरीके से देखिए, और बसेस के में जो बेसिक सुविधाएं हैं, आफ्टर ऑल लोग अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे क्यों जाएंगे अगर बस सर्विस अवेलेबल होगी? जो हमने लास्ट माइल कलेक्टिविटी की है, फीडर सर्विसेज, हाँ वो किया है, और पर इनकी एटीट्यूड ये है कि डिसरप्शन करें और उसमें केओस प्रोड्यूस करें, जो एक एनार्किस्ट माइंड में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुझे जानना उचित लगता है कि आवश्यक लगता है कि ये हमेशा फेडरलिज्म की बात करते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र राज्य संबंध और विशेष रूप में दिल्ली का एक अपना अलग मतलब एक यूनियन टेरिटरी जैसा जो स्वरूप है, तो इस विषय में हमेशा इनका तो स्वाभाविक है कि दोषारोपण करते रहना और केंद्र को ही कटघरे में खड़ा करने की एक इनकी प्रवृत्ति है। वास्तविकता जो है इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, केजरीवाल जी पिछले दिनों में लगे रहे हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनको दी नहीं गई डिवीजन पास में, पता है। पर उनसे ये पूछिए, दो जो सब्जेक्ट्स हैं जो टोटली डिवॉल्व्ड हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ, उसके बारे थोड़ी बताइए। वो नहीं बोलेंगे जी। उसमें कितनी आपने बजट प्रोविजनिंग की, कितना आपने इश्तिहारबाजी में, विज्ञापन पे क्या आपने क्या किया, ये बताइए हमें, इसका पर वो बोलेंगे नहीं। इसमें मतलब केवल दूसरे को दोष देते रहना और दूसरे का दोष देना। आप ऐसे चलिए, जहाँ पे भी फेडरलिज्म पे, मैं आपको एक बड़ा अपने दो दिल की बात कर दूँ, जहाँ पे भी केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट किसी कैपिटल में, जैसे वॉशिंगटन DC कहें, अगर सरकार वही है तो राजधानी की तरक्की होगी।
बट ये क्या करते हैं, ये काम नहीं करना चाहते, कन्फ्रंट करते हैं, बिकॉज ये इस कन्फ्रंटेशन में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में, बाकी जगह इनकी जमानत भी जब्त हुई है। जी ये क्यों सक्सीड किए हैं बाकी जगह या दिल्ली में? सक्सीड इसलिए किए, इन्होंने कहा कि हम वी वांट टू ब्रिंग इन फ्रेश एयर, बहुत करप्शन है, हम सफाई करना चाहते हैं। अब जैसे बिहार, पंजाब में जब वो झाड़ू भी उसी के लिहाज से झाड़ू की उन्होंने जो लिया। सिंबोलॉजी वही है, हम गंदगी को साफ करना चाहते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया कि हम बिहारियों को नहीं आने देंगे यहाँ पे, पूर्वांचलियों के खिलाफ इन्होंने बयान दिया पंजाब में। हम जो नशा है, नशेबंदी को हम 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। अब ये दूसरी बात है कि उनके अपने लीडरों को देखो पंजाब में, तो उनका नशा के साथ क्या संबंध है, दैट आई लीव टू योर व्यूअर्स। बट drug problem has become more serious. The alcohol problem has become more serious. पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा हम इनको देते हैं ethanol to make diesel, to make fuel. We give them sugar and other feed for to make ethanol. उसको ये पोर्टेबल अल्कोहल में बना देते हैं, एथेनॉल बना ही नहीं रहे। मैं 6-7 चिट्ठियाँ उनको लिखने लगा हूँ। जो हमारे एथेनॉल प्लांट्स भी हैं, वहाँ पे भी CBG प्लांट्स, वो दे आर नॉट सर्वाइविंग। देश भर में दे आर फ्लरिशिंग, बट पंजाब, दिस इज बिकॉज आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में, उसका सिमिलर एनार्किस्ट माइंडसेट है। इसी के चलते अभी विगत कुछ महीनों से ये, और जैसे इनकी जेल यात्रा भी हुई, बाद में जमानत भी मिली, तो शराब के ठेकों की चर्चा काफ़ी होती है। मगर आम जो हमारा समाचार पत्र का पाठक है या समाचार सुनने वाला जो व्यूअर है, उसको इसका पूरी हकीकत तो पता नहीं होती। इफ यू कुड जस्ट एनलाइटन कि ये शराब के ठेके का प्रकरण जो है, इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। प्लीज एक्सप्लेन। इन्होंने जो एस्टैब्लिश सिस्टम था लिकर का, जी, उसको चेंज करके दे ब्रॉट इन अपनी तरफ से एक नॉवल सिस्टम, जिसमें इन्होंने अपना प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व किया। इन्होंने पहले वो दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो भी वो है, उनके थ्रू एक्सेट्रा इन्होंने करके उस पर, एंड दे टुक हेफ्टी किकबैक्स फ्रॉम, आई एम नॉट सेइंग इट, दिस इज व्हाट द एविडेंस बिफोर द कोर्ट से, टुक हेफ्टी किकबैक्स, और इनके कई लोगों के खिलाफ। तो बट दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, कि आपने लिकर कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज करके लिकर कंजम्पशन को बढ़ाया। द सेकंड पार्ट ऑफ दैट, थोड़ा ये कैसे बढ़ाया जरा बताइए ना। आपने कहा कि रोबस्ट हम डिस्काउंट्स देंगे। अच्छा, हम, आप एक बोतल खरीदिया तो एक पॉलिसी में ही समाहित, पॉलिसी में किया, पॉलिसी वो बाद में पॉलिसी इनको खुद ही करने पड़ी, बिकॉज में, बट इन्होंने कोई 100 करोड़ के करीब, दिस इज व्हाट द सेइंग गोज, इन्होंने कमीशन भी ली लिकर की जो बड़ी कंपनीज है, दैट इज वन पार्ट। बट इसमें एक और इन्होंने बहुत ही अनएथिकल चीज जो की, उन्होंने लिकर वेंड्स जो हैं स्कूलों के, अस्पतालों के, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की एरियाज में, रेजिडेंशियल एरियाज में बना उसके परमिट दिए, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे स्प्रंग अप ओवरनाइट, दे स्प्रंग अप ओवरनाइट। और ये किकबैक का पैसा गोवा के चुनाव में उपयोग में लाया। अगर आप इसकी सीक्वेंसिंग देखें, इसका, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन गोवा के चुनाव से पहले हुई, एंड द मनी दैट फ्लोड इन देयर, सो देयर इज फेयर अमाउंट ऑफ एविडेंस इन द पब्लिक डोमेन, जी, बट दैट इज नॉट वेयर इट स्टॉप्ड। जी 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 जी। किसी ने मुझसे पूछा जब मैं अर्बन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्री था, कि एक कितनी डेलीगेटेड पावर होती है एक किसी इंजीनियर को, जी, जो PWD में होता है, CPW, तो मैंने कहा डेलीगेटेड पावर्स तो कोई ऐसे 9-10 करोड़ होती है, तो उन्होंने इतना बड़ा शीश महल कैसे बना दिया। मैंने कहा ये एक और इनकी एनार्किस्ट इनोवेशन है। अगर आप एक महल बनाना जा रहे हो, तो आप ऐसे काम करो, उसमें उसको 4-5 हिस्सों में बांट दो, और 4-5 हिस्सों में बांटने के बाद क्या करो, आप देखो एक कॉन्ट्रैक्ट है 9 करोड़ 90 लाख का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी है 9 करोड़ 80-85 लाख का, तीसरा 9 करोड़ 90 लाख का। आई मीन दिस इज कॉन्ट्ररी टू एनी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। Anyway, there's an inquiry which will go on. But उसके अलावा, look at the fundamental transformation in the man's journey. Look at the transformation. मैं आम आदमी हूँ, मैं रेड, वो लाल बत्ती के खिलाफ हूँ, मैं फ्रंट सीट में बैठूंगा, और पहुंच गया शीश महल, where the cost of every toilet seat is in lakhs. और हीटेड टॉयलेट सीट्स, वो कर्टन्स जो हैं वो टच कर्टन्स हैं, वो
पता नहीं क्या है इसमें। तो मैंने आई डोंट नो इफ यू हैव लिव्ड ऑल योर लाइफ इन एज अ नॉर्मल सिटीजन, हाउ यू कैन इवन स्लीप इन अ प्लेस लाइक दैट। नहीं तो मतलब आम आदमी इस नाम से राजनीति करने की जो इनकी मतलब पहले से एक चाल चली है और झाड़ू वगैरह लेकर एक सादगी को एग्जिबिशनिस्ट पद्धति से लोगों के सामने लाना एक और दूसरी ओर अपनी जो अय्याशी है उसी के आधार पर पूरी सत्ता का संचालन करना। मगर एक बताइए मुझे कि ये तो सब बहुत सारी बातें चर्चा में भी है, लोगों को पता भी है, ऐसी सारी स्थिति में जब एक राजनीतिक दल को दूसरे एक राज्य में भी अवसर मिलता है और इनको पता नहीं कैसे मगर पंजाब में अवसर मिला। नहीं, उसमें उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है जी। देखिए, पंजाब में जो पॉलिटिकल रियलिटी थी, वहां पे जो सरकार थी वो भी बहुत ही करप्ट थी। बिल्कुल। और उसमें हम भी फंस गए क्योंकि हम प्रस्तुत नहीं हम जूनियर पार्टनर्स थे। तो हम उनके जो हमारी जो कोalition थी, हम जूनियर पार्टनर से चलाते अकाली दे, छवि हमारी भी खराब हो गई। उसके अलावा जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी एकदम करप्ट थी। तो पंजाब को पिछले कई डेकेड्स में लूटा गया। तो हुआ क्या कि जब ये पंजाब गए तो इन्होंने यही कहा, उस समय दिल्ली की जो एक्सपीरियंस है हमारा वो इतना पब्लिक डोमेन में नहीं आया, तो इन्होंने वहाँ पे जाके भी बोला कि आप देखिए हम नशे से मुक्ति दिलवा देंगे, हम अल्कोहल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ लिकर वेंड्स, इफ़ यू लुक, देखिए मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये कैसे हो सकता है कि एक अर्बन सेंटर में ड्रग एडिक्ट को पता है उसको कहाँ जाना है अपनी सिंथेटिक ड्रग लेने में, चिट्टा कहते हैं जो भी लोकल नेम हो, पर जो लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी उनको पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सही बात है। तो इन्होंने उस चीज को मल्टीप्लाई किया और पंजाब में इन्होंने वही टैक्टिक अप्लॉय किया। अभी नाउ द चिकन आर गोइंग टू कम होम टू रूस्ट। सो माय प्रेडिक्शन इज कि दिल्ली में आने वाले चुनाव में जो इनकी आप वास्तविकता कहते हैं, मैं कहता हूं जो रियलिटी है एटसेट्रा, दैट इज कमिंग बिफोर द पीपल। तो क्या आप ये भी कहेंगे कि दिल्ली को पंजाब होने से अगर बचाना है तो इनको रास्ता दिखाना है? इनको रास्ता दिखाना है, पहले तो दिल्ली में इनको निकालना है और आने वाले जो पंजाब में चुनाव तो होगा ही 2027 में, वहां से भी उनको बचाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक अंतिम सवाल ये पूछना था कि एक बतौर मंत्री आपकी इनके कई नेताओं के साथ मुलाकातें होती होगी, तो उसमें भी ये दोगलापन, इनकी जो हिपोक्रेसी है, कहना एक करना एक, कोई जो आपको अश्योरेंस देते हैं उसके ऊपर कोई अमल नहीं करना, ये सारा आपका मतलब हमेशा का अनुभव रहा? 100%। कुछ मेरे साथ जब बैठते थे, कुछ कभी कभी थोड़ा सच भी बोल जाते थे, पर अब मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ष था जब जो पंजाब में चुनाव नए अभी हुए थे, तो इनको ये फैसला करना था कि इनके यहाँ पंजाब में इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा जी। तो मुझे मिले सुबह 15 अगस्त का जो लाल किले में फंक्शन होता है, तो मैं बैठा हुआ, तो मैंने कहा भाई कहिए केजरीवाल जी, तब तो आप पंजाब में आपके पास तो काफ़ी चॉइसेस हैं जी। तो मुस्कुराए, कहे शाम को जब बैठेंगे राष्ट्रपति भवन में, जब एट होम होगा तब वहाँ बात करेंगे। तो वहाँ पे जब बातचीत हो रही थी, मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपके पास तो बहुत चॉइसेस है, मैं कही जो ओवरसीज इंडियंस भी आके जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, कैसे? शी सेड हाँ, बट हमारे यहाँ लोकल कंटेंडर्स भी तो हैं। तो मैंने कहा कि वो तो आपको ज़रा सावधानी से देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि फिर आप ऐसे करना, शपथ आप जो है ना सुबह जल्दी करवा देना 9 बजे का। उसका कहने का मतलब ये था अगर शाम को कराएं तो कहीं पता नहीं हाँ लोग कौन सी अवस्था में हो गए। हाँ, तो कहने लगे तो नहीं, वो तो 9 बजे सुबह ही जी affected हो, but I don't know the exact word you said. So there are moments he has been candid, but आप ये मान के चलिए उनसे कोई भी चीज़ आप नेगोशिएट करिए, उनका देखने का तरीका और हमारा वो बिल्कुल अलग होता है जी। तो हर एक जो प्रोजेक्ट है उनके साथ उसको, अच्छा एक चीज़ देखिए, बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स, महाराष्ट्र में ये हुआ, गुजरात में हुआ, जब जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है महामारी के दौरान बहुत ही उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए नई कुछ योजनाएं भी बनाई, जैसे हमारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई, क्योंकि जो कारखानों में काम करते, स्वनिधि योजना, जो हमारे फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको पैसे तो मिलते रहे, जो कुछ खेतों में किसान
किसानी में जुड़े खेती के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी उनका तो चलता रहा, रोटी तो चलती रही। पर जो माइग्रेंट लेबर थी, बिकॉज फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोगों की एम्प्लॉयमेंट बंद हो गई, तो इन्होंने उनको बसेस में भर के दिल्ली के बॉर्डर में जाके जी छोड़ जी दिया। जी जी, वो चित्र तो सभी ने देखे ये हैं। चित्र देखे, इतने इनह्यूमन है। सही। एक तरफ आप आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की बात करते हो, और आपने इनह्यूमन उन लोगों को राउंड अप करके सही। और वहां ले गए। सही। मैं मेरे मन में वो जिज्ञासा थी ही कि ये जो कुल मिलाकर हमारा पूर्वांचली तबका है, और देश के अन्य अन्य भागों से भी आते हैं, उत्तरी बिहार से भी आते हैं, पूर्वांचल से भी आते हैं, इनके प्रति इनका रवैया कोई सही रवैया नहीं सही है है। नहीं। पंजाब में तो उन्होंने स्टेटमेंट की कि हाँ, बिहारियों को नहीं आने देंगे। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। सही। वो 2022 में कोई एक कुछ सोशल मीडिया पे आया कि दे वर बीइंग टेकन टू सम डिटेंशन सेंटर इन क्या नाम है उसका, बकावा एक्सेट्रा। उसको ये कह रहे नहीं नहीं, उन्होंने उसी दिन क्लैरिफाई किया भाई ये डिटेंशन सेंटर है। तो इनका ऐसा झूठ बोलने का, नॉर्मली कोई होता है ना झूठ बोलता है तो अपने कुछ के कही है भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका कोई मेरे पे नेगेटिव इफेक्ट ना, ये एब्सोल्युटली विदाउट एनी कंपंक्शन नहीं इधर तो की उधर कर देते हैं बात। क्या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल झेला है, तो क्या अभी चुनाव में समय आया है कि समय आ चुका है बहुत पहले। उसके आप ठोस अगर मुझे 3 कारण बताएंगे कि क्यों इनकी घर वापसी जरूरी है? घर वापसी इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ जो इनके काम के कारण जो रिजल्ट्स हुआ है, मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन्होंने हमारी सीक्रेट रिवर को एक सुअर बना दिया। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल गंदगी और नाला बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो एक तो वो आ गया। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ में जो इन्होंने काम है। तीसरा, भाई दिल्ली देश की राजधानी है, इट इज़ बिकम ए गार्बेज कैपिटल। आपने कोई काम नहीं किया। वो जो लेगेसी डंप साइट जिसको कहते हैं, लेगेसी डंप साइट पे कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो फॉल आउट है, अगर आपने इनकी जो लास्ट लिस्ट थी उसमें 20 इन्होंने नेम्स अनाउंस किए हैं जी, उसमें 13 तो बाहर के थे, बिकॉज ये समझते हैं कि हम इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी तकड़ी है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इनके जो मेन लीडर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अच्छे कैंडिडेट्स उनके खिलाफ खड़े किए जाएंगे, और ये दिल्ली को और देश को इनसे मुक्ति मिल जाएगी। वंडरफुल। सो इट इज ए राइटिंग ऑन द वॉल, Clear. ये परास्त होने वाले हैं, इनकी घर वापसी का समय आया है। और वैसे दर्शक जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में वॉशिंगटन डीसी का जो स्थान है एक राजधानी परिक्षेत्र का, वो दिल्ली का स्थान है। और दिल्ली को एक दृष्टि से पहले से कई सारे लाभ मिलते ही रहते हैं। केवल स्थानीय सरकार ने जो स्थानीय चुनाव के आधार पर चुनकर आते हैं, राष्ट्रीय धारा में मिलते हुए दिल्ली की राजधानी क्षेत्र की रौनक बढ़ाने का उनका दायित्व होता है। और इन्होंने तो इतना बंटाधार यहाँ पर जिस पद्धति का कारोबार किया है, जिस पद्धति से सरकार चलाई है, हर दिल्ली वासी मैं मानता हूँ कि निराश है। और ऐसी स्थिति में अपनी दिल्ली, अपनी बात, अपनी समझ, अपनी सोच और अपना विचार, अपना वोट, मैं मानता हूँ कि ये सारा वोटर एजुकेशन का प्रयास हमारा है। और एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री जिन्होंने शहरी विकास मंत्री के नाते दिल्ली की समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने की अपनी ओर से कोशिश की, और आम आदमी पार्टी ने उसको कोई सहयोग नहीं दिया, जैसे कि अभी मंत्री महोदय ने बताया हमें। ऐसी स्थिति में हम सबका दायित्व बनता है कि हम ठीक से सोचें और सोच और समझ के आधार पर मतदान करें, वोटिंग करें। पुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आपने जो प्रकाश डाला विभिन्न बिंदुओं पर, वोटर एजुकेशन को आगे बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।